तक वो आते हैं, बेसिक शुरू करते हैं। सिलेबस SD WAN का साइट पर भी है, ncpnuggets.com के ऊपर भी है। आमिर सर से भी व्हाट्सएप पे ले सकते हैं। दो कैरिकुलम डिफाइन किए गए हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक ट्रेनिंग की फीस 15,000 रखी हुई है, डिस्कशन आमिर सर आपसे कर चुके होंगे। इसके अंदर हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे। SD WAN से पहले, SD WAN से पहले हम डिस्कशन करेंगे फ्रेमले एक टेक्नोलॉजी होती थी, GRE होती थी, MPLS होती थी, DMVPN होती थी। तो SD WAN में कुछ क्या नई चीज़ें या सारी पुरानी चीज़ों को समाप्त किया हुआ है, तो ये सारे कॉन्सेप्ट से कंपेयर करेंगे। SD WAN के अंदर सारा जो मैनेजमेंट है वो कंट्रोलर्स के थ्रू रहेगा। इससे पहले हम ये डिस्कशन करेंगे कि CCNP में जो हम पढ़ते हैं सिक्योरिटी में, कि डिवाइसेस के अंदर मल्टीपल प्लेन्स होते हैं, कंट्रोल प्लेन, डेटा प्लेन, मैनेजमेंट प्लेन, और SD WAN में एक प्लेन एक्स्ट्रा जुड़ जाता है जिसको ऑर्केस्ट्रेटर या ऑथेंटिकेटर प्लेन कहा जाता है। इन सारे कंट्रोलर्स के फंक्शंस अलग अलग क्या होंगे, ये डिस्कशन किए जाएंगे। कौन कौन सी डिवाइस वर्चुअल हैं, कौन कौन सी डिवाइस हार्डवेयर बेस्ड हैं, इनका डिस्कशन होगा। हर एक डिवाइस जब भी कोई लॉगिन होगी तो उसको ऑथेंटिकेट करने के लिए हमारे पास कुछ होना चाहिए। उस ऑथेंटिकेशन के लिए हमें ज़रूरत पड़ती है सर्टिफिकेशंस की। सर्टिफिकेट कैसे जनरेट किए जाएंगे, कैसे CSR, कस्टमर साइनिंग रिपोर्ट, कैसे ID सेट जनरेट होगा, ये भी आपको करा कर दिखाई जाएंगे। CCNP के अंदर हम VRF के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, वर्चुअल राउटिंग एंड फॉरवर्डिंग के। यहाँ पर उसी का नाम बदल कर VPN कर दिया गया है। तो तीन तरह की यहाँ VPN है, क्या क्या करते हैं इनका डिस्कशन करेंगे। SD WAN की बेसिक कॉन्फ़िगरेशन में कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इनका डिस्कशन करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या है, सिस्टम IP क्या है, चेसी नंबर, टोकन नंबर की क्या ज़रूरत पड़ेगी। टेम्पलेट्स के थ्रू ग्राफिकली मोड से कॉन्फ़िगरेशन की जाती है। तो जितने भी टर्म्स हैं, TLOC, VROUT, ECMP पॉलिसीज, इनका डिस्कशन होगा। बेसिक कनेक्टिविटी करने के बाद हम लैब की तरफ प्रोसीड करेंगे। तो लैब में सबसे पहले ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी की जाएगी। डायग्राम जो रहेगा कनेक्टिविटी के लिए, ये SD WAN का डायग्राम है, सबको डिस्प्ले हो रहा होगा आई थिंक। इतना जो पोर्शन है ये ट्रांसपोर्ट VPN में या VPN 0 में आता है। ट्रांसपोर्ट के लिए मल्टीपल मोड हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाए गए हैं। इंटरनेट भी है, MPLS पे है, कुछ और भी हो सकता है, सेल्यूलर फोन भी हो सकता है। कंट्रोलर्स, ये कंट्रोलर्स है। और जो डिवाइसेस हैं, वैनेज डिवाइसेस जो कि SD WAN में यूज़ की जाएंगी, वो ये रही। तो इन सब के बारे में, कनेक्टिविटी के बारे में इंशाल्लाह डिस्कशन किया जाएगा। तो ये स्टेप बाय स्टेप लैब्स हैं। उसके बाद जब ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी कर दी जाएगी बिटवीन दी कंट्रोलर्स के बीच में, इन कंट्रोलर्स की कनेक्टिविटी, इन सारे कंट्रोलर्स की कनेक्टिविटी जब इन सारी ब्रांचेस से कर दी जाएगी, हेडक्वार्टर से कर दी जाएगी, तो उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ती है रीचेबिलिटी के बाद इन डिवाइस के ऑथेंटिकेशन की। उस ऑथेंटिकेशन के लिए फिर हमने इन रूट सर्टिफिकेशंस वगैरह से
गुजरना पड़ेगा, कैसे रूट सर्टिफिकेट इंस्टॉल करें, कैसे CSR और ID सर्ट जनरेट करें। जब डिवाइसेस के अंदर ये चेसी नंबर और टोकन नंबर, ये हमें, क्योंकि हम सिस्को का यहाँ पे विप्टेला पढ़ेंगे, तो विप्टेला की एक फ़ाइल होगी, विप्टेला सीरियल फाइल। इसके अंदर जितनी भी हम डिवाइसेस लेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे, उनके चेसी नंबर या टोकन नंबर होंगे। तो डिवाइस जब ऑन होकर आती है तो उसके ऊपर बहुत सारी इंफॉर्मेशंस जो कि जहाँ पर मौजूद है, ये हमको फीड करना पड़ता है हर डिवाइस के अंदर। ये भी करना पड़ता है और साथ में जो सर्टिफिकेट हैं वो भी हमें चाहिए होते हैं। इसकी जो कनेक्टिविटी दी जाती है वो दी जाती है सबसे पहले ऑथेंटिकेशन के लिए। ऑथेंटिकेशन के लिए हर डिवाइस अपनी जो रिक्वेस्ट भेजती है, फर्स्ट टाइम ऑन होने के बाद वो अपनी रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेट करने के लिए इस डिवाइस को भेजती है, वी बॉन्ड को भेजती है। ऑथेंटिकेशन के बाद अगले प्रोसीजर होते हैं, क्या होंगे स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो यहाँ पर जब डिवाइसेस ऑथेंटिकेट हो जाती हैं, कीज उनकी मैच कर जाती हैं, सर्टिफिकेट वैलिड हो जाते हैं, तो फिर वो डिवाइसेस क्या हो जाती हैं, ऑन बोर्डिंग आ जाती हैं, यानी ग्राफिकल मोड के लिए वो एलिजिबल हो जाती हैं। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन जो की जाती है वो CLI के थ्रू ही की जाती है। इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन CLI के थ्रू की जाती है जब तक कि रीचेबिलिटी की ज़रूरत है और ऑन बोर्ड लाने की ज़रूरत है। जब ऑन बोर्डिंग हो जाती है तो फिर हम उसको मैक्सिमम GUI के थ्रू ही कॉन्फ़िगर करते हैं। कोई भी डिवाइस या तो फुल्ली CLI के थ्रू कॉन्फ़िगर होगी या फुल्ली GUI के थ्रू, मिक्सिंग नहीं कर सकते। दिखाएंगे प्रैक्टिकली कि डिवाइस इग्नोर कर देगी अगर आप मिक्स कर दोगे, वो आपको मैसेज दे देगी कि डिवाइस जो है मैनेज की जा रही है वी मैनेज के थ्रू, तो कमांड लाइन एक्सेप्टेड नहीं है CLI के थ्रू। हम उसको डिटैच करके हम ग्राफ CLI पे जा सकते हैं, बट अगर वहाँ से भी उसका अटैचमेंट है तो दोनों एक साथ काम नहीं हो सकते हैं। CLI से जब कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो सॉरी GUI से जब कॉन्फ़िगरेशन की जाती है तो एक कॉन्सेप्ट आता है टेम्पलेट का। टेम्पलेट के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन की जाएगी, हर एक टास्क के लिए टेम्पलेट डिफाइन किया जाएगा, चाहे वो IP एड्रेस से रिलेटेड हो, चाहे वो VPN से रिलेटेड हो, चाहे वो राउटिंग से रिलेटेड हो, सबके लिए हम उसको CLI से ही ना करके GUI में टेम्पलेट के थ्रू कॉन्फ़िगर करेंगे। फिर वो टेम्पलेट पुश किए जाते हैं, पुश करने के बाद इंडिविजुअल डिवाइसेस की कॉन्फ़िगरेशन वहाँ पे फिलअप करनी पड़ती है। जैसे किसी कॉलेज के अंदर आपने कोई फॉर्म फिलअप करना है, तो बहुत सारे लोगों ने फॉर्म को फिलअप करना है, तो सबके लिए अलग अलग फॉर्म कॉलेज वाले या इंस्टीट्यूशन वाले आपके पास नहीं बनाते। एक कॉमन फॉर्म होता है और उसके अंदर कॉमन फील्ड्स होती हैं, आप अपने अकॉर्डिंग अपना नाम रखते हैं, फादर का नाम रखते हैं, अपनी क्वालिफिकेशन और जो भी रखना होता है, और उसको सबमिट कर दिया जाता है। तो हर तो एक इसमें डिवाइस। जी मीटिंग में कुछ यूजर लिमिट तो नहीं है कहीं कि मतलब? नहीं, 100 यूजर्स हैं, इसलिए मैंने कहा था कि आप डिस्कनेक्ट कर दें, मैंने दोबारा, आप डिस्कनेक्ट कर दीजिए कोई। नहीं, एक्चुअली उसको मोबाइल से भी वही प्रॉब्लम आ रही है। तो कुछ और ऑप्शन है क्या ज्वाइन करने का, मतलब? नहीं जी, वो कोई और ऑप्शन तो नहीं है। पता नहीं कैसे भाई उसको आप करेक्ट लोगों पासवर्ड में करना से, है। आप में से 2 लोग हैं, निरंजन है, निरंजन को डिस्कनेक्ट कर दीजिए। निरंजन आप डिस्कनेक्ट कर दो, फिर लॉगिन करवाओ उनको। नहीं, ओके। वो तो सेम वेंडर से कर रहे हैं क्या? जी क्या? कपिल, हाँ जी। ऐसा तो नहीं है कि उनका वेंडर सेम हो, जो मॉडेम कनेक्शन ले रखा है उसी मॉडेम का कनेक्शन के थ्रू ही
उनका फ़ोन भी चल रहा हो, लैपटॉप भी चल रहा हो, वेंडर की स्पेसिफिक प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। नहीं, पासवर्ड तक तो आता है, मीटिंग पासवर्ड बोलता है, फिर वहाँ पे डालते हैं तो इनकरेक्ट पासवर्ड बोलने लग जाता है। तो कैसे पॉसिबल, बाकी किसी को नहीं आ रही है प्रॉब्लम? बाकी किसी को नहीं आ रही। इंडिया के बाहर से भी 2 लोग बैठे हुए हैं, उनको भी नहीं आ रही है। अब ये तो ले ही हमने परमानेंट ले रखा है ताकि हमें दिक्कत ना हो, क्योंकि ये सबसे बड़ा इशू होता है हमारे लिए अच्छा। कि अगर हम इसको ना लें साल भर का लाइसेंस, क्योंकि साल भर का हम्म। पेमेंट करना पड़ता है इसको, 24/7 ऑन भी रखें तो साल भर तक मीटिंग आईडी बंद नहीं होगी हमारी। क्योंकि अगर हर आधे घंटे में बंद होती रहे तो हर एक को हम फिर नंबर ही बताते रहे क्या पासवर्ड है क्या नहीं। हाँ। ये तो है। उसको बोलो निरंजन डिस्कनेक्ट हो गया, जरा ज्वाइन करे। घर में और कोई फोन नहीं है किसी का, सबके फोनों से ही प्रॉब्लम है। मोबाइल फोन का डेटा यूज करें, दूसरा डेटा यूज ना करें, बोल दें जरा। सिर्फ डिस्कशन चल रहा था सिलेबस का। हम ये डिस्कशन कर रहे थे कि हर एक चीज़ टेम्पलेट के थ्रू कॉन्फ़िगर होगी, और यहाँ पर फिर प्रोटोकॉल्स के भी टेम्पलेट्स बनाए जाएंगे। उसके बाद जब टोटल कॉन्फ़िगरेशन जो हमने CCNA या CCNP में कुछ भी डायग्राम लेकर R1 R2 R3 लेकर उसके ऊपर IP एड्रेस डालने का काम, अगर वो स्विच होता तो VLAN बनाने का काम या VRF बनाने का काम जो भी था राउटर के ऊपर, राउटिंग का सारा वर्कआउट, वो जो जितना हम कमांड लाइन करते वो सारा का सारा करने के बाद डिवाइसेस के अंदर कनेक्टिविटी हो जाती, राउटर सारे ट्रैफिक को अलाउ करता है। वही काम ग्राफिकली इन केस ऑफ दी जब एसडीएन किया जाएगा टेम्पलेट के थ्रू, तो हमारी जो लैब है वो जाके रेडी हो जाएगी ग्राफिकली। उसके बाद फिर हमने उसके ऊपर पॉलिसीज पे काम करना है। जैसे कि आपने CCNP में PVR का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा, पॉलिसी बेस्ड राउटिंग पढ़ा होगा। पढ़ा है किसी ने? हाँ जी। तो PVR में बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक सारे यूजर्स का किसी एक ही ISP के थ्रू जा रहा है, फिर हम एक ACL बनाते हैं। उसके अंदर सोर्स IP, डेस्टिनेशन IP, प्रोटोकॉल एंड पोर्ट नंबर डिफाइन किए जाते हैं। और जब वो डिफाइंड हो जाते हैं तो उस ACL को हम कॉल करते हैं किसके अंदर, राउट मैप में कॉल करते हैं। और राउट मैप में कॉल करने के बाद हम क्या करते हैं कि उसको राउट मैप में कॉल करने के बाद उसके अंदर ISP का नेक्स्ट स्टॉप डिफाइन कर देते हैं, ट्रैफिक कहाँ से जाएगा और कहाँ से नहीं जाएगा। तो वो चीज़ इन केस ऑफ दी जो SD-WAN है वो आती है एप्लीकेशन अवेयर राउटिंग के अंदर, जिसमें प्रोटोकॉल और पोर्ट बेस्ड हम पॉलिसी लगा सकते हैं या एप्लीकेशन बेस्ड हम पॉलिसी लगा सकते हैं। तो ये जस्ट लाइक दी PVR काम कर रही होती है। इसी तरीके से CCNA और NP में आपने कॉन्सेप्ट स्टडी किया होगा कि कहीं जाने के लिए इफ़ वी हैव दी मल्टीपल पाथ, ISP 1 है आपके पास और ISP 2 है, 2 ISP है, जिससे आपकी कनेक्टिविटी आपके CE डिवाइस के ऊपर है, और हमें वर्ल्ड में कहीं जाना है या अपने हेडक्वार्टर पे जाना है, तो यहाँ पर जो लैन से ट्रैफिक जाएगा बाहर जाने के लिए, जो भी यूजर्स जाना चाहते हैं, यूज़र 1 यूज़र 2, तो यहाँ पर जो ट्रैफिक हिट करेगा तो इसके पास 2 रास्ते हैं, ये पाथ 1 है और पाथ 2 है। तो ट्रैफिक किससे जाए किससे नहीं जाना चाहिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी राउटिंग टेबल में कौन सा राउट आपने इंस्टॉल्ड किया है। तो वो हम देखते हैं कि LM AD और मैट्रिक के ऊपर बेस्ड होता है। LM अगर हाईएस्ट है तो ट्रैफिक उस वाले रास्ते से जाता है, लोएस्ट AD होती है तो ट्रैफिक उससे जाता है, अगर ये दोनों मैच कर जाते हैं तो लोएस्ट मैट्रिक से जाता है। यहाँ पर वो जो कॉन्सेप्ट है वो T-log प्रेफरेंस के थ्रू किया जाएगा, जिसमें हम प्राइमरी और बैकअप पाथ डिफाइन करेंगे कि प्राइमरी पाथ कौन सा होगा और बैकअप पाथ कौन सा होगा। इसी तरीके से CCNP में आप कॉन्सेप्ट पढ़ते थे, एक टर्म होता था राउट फिल्टर।
तो राउट फिल्टरिंग सीसीएनपी में आप कैसे करते थे, बताएगा कोई मेरे को, जिन लोगों ने सीसीएनपी पढ़ रखा है, वर्क कर रहे हैं, रूट फिल्टर कैसे करते हैं सीसीएनपी में? जी भाई, अ, कपिल निरंजन। वही प्रीफिक्स लिस्ट बेस बना के, प्रीफिक्स लिस्ट करके, और केसीएल इसकी बना आईएसपी। हाँ, या एक प्रीफिक्स प्रीफिक्स। बनाते हैं, हम्म। और इसको फिर हम क्या करते हैं कि राउटर के प्रोसेस में चले जाते हैं, जो भी हो, ओएसपीएफ हो, बीजीपी हो, या वॉट एवर EIGRP हो, फिर एक डिस्ट्रीब्यूट लिस्ट बनाई जाती है, और उसके अंदर इस प्रीफिक्स को कॉल कर लिया जाता है। ऐसा ही कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी होगा। तो एसडी वैन में कोई चीज़ नई नहीं है जो आप पढ़ने जा रहे हैं, जितना आप पढ़ चुके हैं उन सब का एक जगह पे कॉम्बिनेशन कर दिया है, सेंट्रलाइज, ताकि एक पॉइंट से उसको मॉनिटरिंग और ट्रबल शूट किया जा सके। इसी तरीके से यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है हब एंड स्पोक। तो ये हब एंड स्पोक जो कॉन्सेप्ट है, ये लिगेसी कॉन्सेप्ट में अगर हम जाते हैं तो 2005 में, 2005 के अंदर NBMA नेटवर्क होता था एक और उस NBMA नेटवर्क में फ्रेम रिले होती थी, और ये 2009 तक CCI तक भी आता था, 2009 में चेंज हो गया। फ्रेम रिले स्विच जो होता था वो NBMA नेटवर्क होता था, और मल्टीपल डिवाइसेस हम उससे कनेक्ट करते थे। और यहाँ पे कॉन्सेप्ट होता था कि एक हेडक्वार्टर बना दिया जाए, और ये मल्टीपल आपके पास ब्रांचेस हों, और एक ब्रांच दूसरे ब्रांच को ट्रैफिक डायरेक्टली नहीं भेजेगी। ये जो हेडक्वार्टर है ये एक्ट करेगा एज ए हब के थ्रू, और ये एज ए स्पोक के थ्रू आपके पास एक्ट करेंगे। तो इनका ट्रैफिक थ्रू दी हब के थ्रू ही एक जगह से दूसरी जगह रूट होगा। तो ये वाला कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर लिया जा सकता है। ये जो टास्क नंबर 30 में दिया गया है, नेट। नेट CCNA में कितने तरह का पढ़ा है आपने? कौन कौन सा नेट पढ़ा है जी भैया ने? सोर्स नेट, डेस्टिनेशन नेट, यही। CCNA में तो डेस्टिनेशन नेट पढ़ते नहीं है, या तो फायरवॉल में पढ़ते हैं, LTM में पढ़ते हैं। हाँ, तो सोर्स एस नेट के नेट्स। अंदर 3 तरह के नेट वहां पर हम पढ़ते थे CCNA में। एक को बोलते थे कि साहब वो कोड बेस्ड। स्टैटिक स्टैटिक नेट पढ़ते थे, जिसमें एक प्राइवेट IP एड्रेस को एक पब्लिक के साथ मैप कर दिया, दूसरे प्राइवेट को दूसरे के साथ मैप कर दिया, और अगर वो डिवाइस डाउन हुई तो दूसरा IP एड्रेस वी कैन नॉट यूज, कोई यूज नहीं करता था। दूसरा नेट इसमें होता था डायनेमिक नेट, जिसमें हम एक पूल बनाया करते थे, IP का पूल लिया करते थे, और एक ACL बनाया करते थे कि अगर इस ACL से कोई भी IP एड्रेस आ रहा हो तो इस पूल के थ्रू निकल जाए कोई भी IP एड्रेस लेकर। तीसरा कॉन्सेप्ट यूज होता था CCNA में पैट का है, नेट ओवरलोड का, जो हमारे घरों में जर्नली होता है कि वी आर टेकिंग दी ओनली वन IP एड्रेस, चाहे वो DHCP से मिला हो या मैनुअली डाला गया हो, सारे लोग उसी IP एड्रेस से बाहर निकल जाएंगे। तो ये सारे नेट भी यहाँ पर किए जाएंगे। इसके अलावा जो डी नेट का जो कॉन्सेप्ट फायरवॉल में है या पालो अल्टो में है, तो डी नेट के अंदर हम यहाँ पर पोर्ट फॉरवर्डिंग कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी हम यहाँ पे करेंगे। और यहाँ पे जो एक कॉन्सेप्ट दे रखा है DIA, ये इंटरव्यू में पूछा जाता है। DIA जो ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट होता था इंटरनेट का, वो डिफरेंट होता था। उसमें जो आपका हेडक्वार्टर होता था, हेडक्वार्टर से ही इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती थी, और ब्रांच से जो ब्रांच होते थे, ब्रांच पर इंटरनेट की कनेक्टिविटी ली नहीं जाती थी पहले। तो जब फ्रेमले का ज़माना होता था 2005 में, तो यहाँ पर और यहाँ पर हम जो इम्प्लीमेंट करते थे, वो इम्प्लीमेंटेशन OSPF का इम्प्लीमेंटेशन, लेट से यहाँ पे एरिया 0 कर दिया, और ये एरिया 1 हो गया, और ये एरिया 2 हो गया।
अब इसको इंटरनेट पे अगर जाना है तो यहाँ से एक डिफ़ॉल्ट राउट थ्रू दी आपके पास हेडक्वार्टर टू इंटरनेट पर एक डिफ़ॉल्ट राउट ड्रॉप कर दिया जाता था, लेकिन ये स्टैटिक राउट होता था। और स्टैटिक राउट जो है, जो डिफ़ॉल्ट राउट है, वो राउटर ओएसपीएफ में रिडिस्ट्रीब्यूट नहीं हो सकता। देयर इज़ नो कमांड कि हम रिडिस्ट्रीब्यूट स्टैटिक कर दें और वो ओएसपीएफ में चला जाए। तो वहाँ पर एक कमांड पड़ती थी ओएसपीएफ में, जो आपके एसडी1 में भी पड़ेगी जब ये हम करेंगे ग्राफिकली। क्या कमांड होती थी, याद है किसी को, डिफ़ॉल्ट राउट को ओएसपीएफ में भेजने के लिए? डिफॉल्ट इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट। ओरिजिनेट, वेरी गुड। ये सेम कमांड जो है ग्राफिकली मोड में जाके पड़ेगी। वहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन को और फिर सेलेक्ट करेंगे ऑलवेज को। एक कॉन्सेप्ट होता था डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट, एक होता था डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन ओरिजिनेट ऑलवेज। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट ग्राफिकली वहाँ पर होंगे। तो यहाँ से ये डिफ़ॉल्ट राउट चल के इनके पास ओ स्टार E2 से आ जाया करता था। और ये जो ब्रांचेस के लोग थे, ये इंटरनेट पे जाने के लिए बेवजह इसका सीपीयू यूटिलाइजेशन यूज़ करते थे, हेडक्वार्टर का। अगर हेडक्वार्टर के अंदर सर्वर्स वगैरह रखे हुए हैं S1 S2, उसको एक्सेस करना तो ठीक है, ट्रैफिक को जाना। एसडी वैन कहता है कि जब उसने वहाँ की हेडक्वार्टर की रिसोर्सेज ही एक्सेस नहीं करनी है और उसके ट्रैफिक को इंटरनेट पे जाने के लिए आप हेडक्वार्टर की डिवाइस का सीपी यूटिलाइजेशन बढ़ा रहे हैं, तो उसको कैंसिल कर देना चाहिए और डीआईए का कॉन्सेप्ट ले आना चाहिए। तो यहाँ पर पॉलिसी बनेगी कि इफ द ट्रैफिक इज गोइंग टू दी हेडक्वार्टर, तो वो आपके पास डायरेक्टली कॉन्सेप्ट यूज़ करे, जैसे एमपीएलएस में यूज़ करते थे इंट्रा वीपीएन। और अगर आपके पास बाहर जाना हो उसको, तो वो इंटरनेट पे डायरेक्टली चला जाए। तो ये इसको डीआईए या लोकल ब्रेकआउट के नाम से जाना जाता है। इसको भी दो तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है। फिर यहाँ पे कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि जो वी स्मार्ट है इसकी रिडंडेंसी कैसे दी जाए। तो ये वी स्मार्ट हमें पहले पता हो कैसे काम करता है, वो हम देखेंगे। एक टर्म है यहाँ पे रूट लीकिंग का। किसी का माइक खुला है, बंद कर लीजिए। एमपीएलएस में, एमपीएलएस के अंदर वीआरएफ का कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। एमपीएलएस पढ़ा है किसी ने? यार पता है। एमपीएलएस में जब वीआरएफ होता है तो किसी एक राउटर के ऊपर अगर यहाँ पर ये वीआरएफ अगर ए हो जाए और इसी राउटर के ऊपर अगर ये वीआरएफ बी हो जाए, तो क्या यहाँ की मशीन इस वाली मशीन से कम्युनिकेट कर सकती है? हाँ जी। वैसे तो इनकी राउटिंग डिफरेंट बनती है वीआरएफ की, लेकिन उसपे कुछ पैरामीटर्स मतलब कम्युनिकेशन कराने के लिए शायद कुछ आरडीआरटी इंपोर्ट करके शायद कर सकते हैं। बाय डिफॉल्ट तो नहीं करती ना। बाय डिफॉल्ट नहीं करती हैं। तो जब वो उसमें आरटी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट किया जाता है तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको कम्युनिकेट करा रहे हैं, यानी लीक करा रहे हैं एक रूट को दूसरे रूट में। या स्टैटिक राउटिंग में होता है तो हम डालते हैं आईपी राउट, डेस्टिनेशन नेटवर्क आईडी, मास्क, नेक्स्ट हॉप, उसका फिर एग्जिट इंटरफेस, और बाद में डालते हैं उसका कि ये एड्रेस कहाँ मिलेगा। आगे एक वर्ड पड़ता है ग्लोबल, कि ये नेक्स्ट हॉप जो मिलेगा वो ग्लोबल राउटिंग टेबल में मिलेगा। वैसे ही यहाँ पर वीआरएफ लीकिंग का कॉन्सेप्ट है। ये सेम कॉन्सेप्ट पालो अल्टो के अंदर भी है। फिर एक डिस्कशन होगा इसके अंदर कि जीरो टच प्रोविजनिंग का कॉन्सेप्ट क्या है। ये चीज़ केवल हार्डवेयर पर होगी, थियोरेटिकल समझा दी जाएगी। इतना कॉन्सेप्ट करने के बाद ये बेसिक जो आपके पास जो लैब्स हैं, इसके अंदर कुछ और चीज़ें होंगी थोड़ी सी जो डिस्कशन करेंगे, बीच में आती रहेंगी, क्योंकि तो ओवरव्यू सारा का सारा चल रहा है, बीच में बहुत सारी चीज़ें हैं। उसके बाद एडवांस लैब अगर आप करना चाहते हैं तो एडवांस लैब के लिए तकरीबन हमें 3 वीक्स लग जाते हैं एक्स्ट्रा करने के लिए, उस पहले वाले कोर्स को फिनिश करने के बाद, क्योंकि सर्टिफिकेशंस आप उसमें डाल चुके हैं, बेसिक कनेक्टिविटी सारी हो चुकी है। तो एडवांस लैब के लिए हम एक दूसरी लैब के ऊपर जाते हैं। ये लैब एडवांस लैब में काम नहीं करती है। एडवांस लैब के लिए हम दूसरी लैब में जाएंगे।
ये एडवांस लैब का डायग्राम है। सर्टिफिकेट वगैरह आप सारे डाल चुके हैं, तो यहाँ पर हम जब ये करेंगे तो ये कनेक्टिविटी ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर देंगे, आपसे पहले सर्टिफिकेट भी डाल देंगे। यहाँ पर जो ये कॉन्सेप्ट दे रखा है, ये ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे सिस्को में आपने HSRP पढ़ा था, या VRRP पढ़ा था, या GLBP पढ़ा था। ये वो कॉन्सेप्ट यहाँ पर यूज किया जाएगा। चूंकि विप्टेला ओपन स्टैंडर्ड है, अब सिस्को ने ले लिया इसको। पहले ये जो बनाया था विप्टेला, ये सिस्को का नहीं था, सिस्को ने तो इसको खरीदा है। बेसिकली 2012 में 3 लोगों ने मिलकर, जिनके नाम होते थे, एक का नाम ATIF आतिफ होता था, एक दूसरे बंदे का नाम होता था आमिर, और एक तीसरा बंदा था जिसका नाम है KHALID खालिद रजा। ये तीनों बंदे पाकिस्तान के हैं। इन तीनों बंदों ने विप्टेला को बनाया, और सिस्को ने आई थिंक 2017 में इनसे जो भी नेगोशिएशन हुआ उस पर इसको खरीद लिया। अभी भी सिस्को के खरीदने के बाद भी ये जो खालिद रजा है बंदा, ये बहुत ही पुराना CCI है। ये अभी भी आपके पास जो है, और ये दुनिया में पहला जो CCIE के बाद क्या होता है, CCDE होता है, और CCDE के बाद क्या होता है? हाँ जी, CCI होता है। CCI के 5-6 साल के एक्सपीरियंस के बाद CCD होता है, और CCD के ऊपर भी होता है, क्या होता है? ARCH आर्क, सिस्को आर्किटेक्ट। तो ये पहला बंदा है दुनिया का जिसने सिस्को आर्क का सर्टिफिकेट हासिल किया। अभी ये बंदा जो है, ये हेड ऑफ इसका प्रोफेशनल सर्विस में है विप्टेला की, सिस्को के अंदर। तो बहरहाल यहाँ पर जो डिस्कशन किया जाएगा वो ये हुआ कि यहाँ से कोई डिवाइस अगर बाहर जाना चाहती है, इसके थ्रू ये लिंक डाउन हो जाए या डिवाइस डाउन हो जाए, तो ये कहाँ से जाएगी। इसलिए हमने इस ब्रांच के ऊपर एक और VRRP बना दिया, एक और डिवाइस विप्टेला की लगा दी। दोनों अगर होने तो किससे जाएगा, तो यहाँ पे VRRP का कॉन्सेप्ट यूज किया जाएगा। यहाँ पर एडवांस लैब में किया जा रहा है कि जो डिवाइस है वो डायरेक्टली पब्लिक फेसिंग पे नहीं है, कोई फायरवॉल लगा हुआ है, बिहाइंड दी नेट डिवाइस है, तो कॉन्फ़िगरेशन में क्या चेंजेस होंगे। ये सिस्को विप्टेला की डिवाइसेस थी, ये सिस्को की डिवाइस है CSR। इसकी कॉन्फ़िगरेशन अलग है टोटल। इसके ऊपर IPS की इमेजेस इनबिल्ट हैं, इसके अंदर हम URL फिल्टरिंग कर सकते हैं, इसके अंदर हम जोन बेस्ड फायरवॉल बना सकते हैं, जबकि इनके अंदर हम नहीं बना सकते। इनके लिए अलग से एक फायरवॉल लगाना पड़ता है, जैसे कि फायरवॉल लगाया। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट लिया जा रहा है जो कि T-lock एक्सटेंशन का है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है। जैसे आप देखते हैं कि यहाँ पे 1 2 3 4 4 लिंक्स ले रखे हैं दुबई की साइट में, तो कॉस्ट इंक्रीज कर रहा होगा। यहाँ पे केवल 2 ही लिंक लिए हैं, लेकिन इस 2 लिंक्स को हम 4 लिंक्स में कन्वर्ट कर देंगे विद द हेल्प ऑफ द T-lock एक्सटेंशन। तो ये जो एडवांस आपके पास है, इसके अंदर हम CSR की कॉन्फ़िगरेशन के बाद ये T-lock एक्सटेंशन रहा, URL फिल्टरिंग रही, IPS रहा, एप्लीकेशन फायरवॉल रहा, जोन बेस्ड रहा, सिस इनका IOS का अपग्रेडेशन कैसे किया जाए। अगर CLI के थ्रू टेम्पलेट्स बनाने पड़े तो CLI के टेम्पलेट्स भी बनाए जा सकते हैं, मैक्सिमम GUI के बनते हैं। CSV फाइल का क्या रूल है, क्या यूज़ है, कैसे करना है, सॉफ्टवेयर का अपग्रेडेशन कैसे होना है, और एक टर्म है VPN की मेंबरशिप क्या होती है, देखेंगे। और एक नया फीचर जो कि 2 नई चीज़ें जो कि 20.3 इमेजेस के अंदर हम करेंगे, डायनेमिक ऑन डिमांड टनल। ये कॉन्सेप्ट 20.3 में मिलेगा आपको, ये भी हम करेंगे एडवांस के अंदर। और एक टर्म और है जिसका नाम है सर्विस चेनिंग राउट। सर्विस इसमें सिलेबस में लिखा नहीं है, सर्विस
चेनिंग राउट, एक ये कॉन्सेप्ट भी करेंगे। उसके बाद QoS का मैं आपको इंट्रोडक्शन दूंगा। QoS क्या होती है, कुछ लोगों ने QoS नहीं पढ़ा होगा तो QoS के अंदर की पैरामीटर्स क्या क्या होते हैं, इनका एक थ्योरेटिकल डिस्कशन रहेगा। अगले दिन कैसे इस QoS को पोलो ऑल्टो पे अप्लाई किया जाएगा वो हम देखेंगे। तो ये एडवांस कैरिकुलम है जिसको सैटरडे संडे में 6 दिन और लग जाएंगे। उससे पहले आपको ये सारी चीज़ें ऊपर वाली आती हैं। अब हम इस सिलेबस के इंट्रोडक्शन के बाद बिल्कुल बेसिक से क्लास को शुरू करने जा रहे हैं। कॉपी पेन उठा के नोट करना शुरू कर दें। कुछ लोगों को VPNs के बारे में नहीं पता होगा, कुछ को GRE के बारे में नहीं पता होगा, क्योंकि यहाँ पर सारी चीज़ों का यूज़ किया जाएगा। तो बिल्कुल मैं ज़ीरो लेवल से शुरू करूँगा। आवाज़ सब कुछ अब ठीक पहुँच रही है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? नवीन अब क्लियर है आवाज़ भाई? हाँ, चलिए, तो वीडियो बन रही है। जैसे आप चाहें हाथ के हाथ नोट करना चाहें या आप जो है वीडियो से नोट करना चाहें, डिपेंड्स अपॉन यू। तो हम पुरानी टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डिस्कशन करेंगे और उसका कंपैरिजन करते चलेंगे गेट टुगेदर SD1 से, ताकि पता लग जाए कि SD1 में कौन कौन सी पुरानी टेक्नोलॉजीज अटैचमेंट हैं। तो वैन का मतलब तो पता ही है, वाइड एरिया नेटवर्क, और स्टार्टिंग में SD लगा दिया गया, सॉफ्टवेयर डिफाइंड। इसके थ्रू इन्होंने क्या कर लिया कि जितने भी डिवाइसेस के अंदर प्लेन्स थे उन सब को सेंट्रलाइज कंट्रोल कर लिया। तो SD-WAN के थ्रू हम सेंट्रलाइज कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, सारी चीज सेंट्रलाइज हो सकती है, कॉन्फ़िगरेशन को सेंट्रलाइज किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है ट्रैफिक को, ट्रबल शूटिंग की जा सकती है, सॉफ्टवेयर का को अपग्रेड किया जा सकता है, पॉलिसीज लगाई जा सकती हैं। ये सब कुछ एक ही पिन पॉइंट से किया जा सकता है। बट इस SD-WAN के पढ़ने से पहले हम बिल्कुल शुरुआत से चलेंगे कि कहाँ कहाँ पे जो VPNs बनते थे उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती थी, फिर IPsec के थ्रू क्या होता था, SD-WAN उसके लिए क्या कर रहा होगा। एक टर्म है VPN, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। जब हम एक किताब की स्टडी करते हैं, फंडामेंटल ऑफ MPLS, फंडामेंटल ऑफ MPLS, और इसके जो ऑथर हैं उसका उनका नाम है जो भी पढ़ो, लूक डी गेन या चेन जो भी है, इन्होंने एक किताब लिखी है और इस किताब की अल्टीमेट बुक है MPLS के ऊपर। इन्होंने अपनी किताब में डिस्कशन किया है VPN मॉडल्स का। दो तरह के VPN मॉडल इन्होंने डिफाइन किए हैं। एक का नाम रखा गया है पीयर टू पीयर मॉडल, और दूसरा जो मॉडल है वो डिफाइन किया गया है ओवरले मॉडल।
पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर आईएसपी रेस्पॉन्सिबल होता है कनेक्टिविटी के लिए, और आईएसपी रेस्पॉन्सिबल होता है राउटिंग ऑफ प्राइवेट एनआईडी के लिए, क्योंकि वीपीएन में प्राइवेट एनआईडी एक जगह से दूसरी जगह जाएंगी। और ओवरले मॉडल का कॉन्सेप्ट ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दी मिस्टर लूक, कि आईएसपी इज ओनली रेस्पॉन्सिबल फॉर कनेक्टिविटी, चाहे वो ब्रांच टू ब्रांच हो या हेडक्वार्टर टू ब्रांच हो। ISP will not involve in customers private NIDs। ISP कस्टमर प्राइवेट NIDs में कोई दखल नहीं देगा। अब इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स लेते हैं वो ये लेते हैं कि ओवरले जो मॉडल होता था वो फ्रेमले होता था, ओवरले जो मॉडल है वो GRE है, लेकिन पीयर टू पीयर मॉडल के अंदर उन्होंने डिस्कशन किया, इसका नाम MPLS है। अब इनको थोड़ा सा समझते हैं, उसके बाद धीरे धीरे मूव करेंगे SD-WAN की तरफ। अगर हम सबसे पुरानी जो टेक्नोलॉजी है फ्रेमले पे अगर बात करते हैं, तो फ्रेमले के अंदर हमारी कनेक्टिविटी जब मल्टीपल डिवाइसेस से होती थी तो हम उसमें से कुछ को ब्रांच बना दिया करते थे और हेडक्वार्टर बना देते थे। इनके यहाँ पर प्राइवेट NIDs होती थी, हेडक्वार्टर पर भी प्राइवेट NID होती थी। ISP से अगर किसी ने फ्रेमले पे काम किया हो, ISP से, चूंकि ये जो फ्रेमले है ये ISP है, ISP से हमारे पास जो ये लिंक होता था यहाँ पर, ये नॉन IP होता था। IP एड्रेस हम लेते ही नहीं थे और यहाँ पर हम अपने प्राइवेट IP एड्रेस डालते थे। यानी वैन कनेक्टिविटी के लिए भी हम प्राइवेट IP एड्रेस का यूज करते थे, ISP से नॉन IP लिंक लिए जाते थे, और यहाँ पर भी हमारे पास प्राइवेट NIDs होती थी। फॉर एग्जांपल 10.1.1.0, 10.2.2.0 और लेट्स सी 10.3.3.0। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट यूज किया जाता था वर्चुअल कनेक्टिविटी के लिए, जिसको हम DLCI के नाम से जानते थे, डेटा लिंक कनेक्शन आइडेंटिफायर। ये 10 बिट्स का होता था। तो DLCI डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती थी वर्चुअल कनेक्शन के। फिर इसमें अपनी मर्जी से हम अपनी राउटिंग किया करते थे कि हमने राउटिंग करनी है, राउटिंग नहीं करनी है, और हमारी जो कनेक्टिविटी होती थी वो फिर हो जाया करती थी। तो इसके अंदर ISP के इस राउटर पे हमारी कोई भी नेटवर्क आईडी नहीं होती थी। फ्रेमले पे काम किया किसी ने भी? नहीं किया होगा। नहीं। कपिल ने तो किया होगा अभी 2005-6 में, कि नहीं किया? नहीं नहीं, उस टाइम तो वो स्टार्ट ही कहाँ किया था मैंने, जब मैंने आपसे किया तब इंजीनियरिंग चल रही थी मेरी। हाँ अच्छा, चल रही थी। तो ये काफी दिनों तक अभी भी कुछ ये लोग ये कहते हैं कि जो ऑरेंज है उसके कुछ क्लाइंट्स हैं जो फ्रेमले पे अभी भी काम चल रहे हैं। इसके अंदर गुड़गांव में जो ऑरेंज है, फ्रांस टेलीकॉम। तो यहाँ पर ISP से नॉन IP कनेक्टिविटी होती थी। जब नॉन IP तो जाहिर सी बात है मेरी ये वाली नेटवर्क तो इसके पास जाएगी नहीं, क्योंकि IP से IP की कनेक्टिविटी हो सकती है। तो ये वर्चुअल कनेक्टिविटी बन जाती थी और हमारे ये वाले राउट्स
इसके थ्रू यहाँ चले जाया करते थे, बट इसको स्निफ किया जा सकता था क्योंकि दैट वाज नॉट सिक्योर। फ्रेमले सिक्योर नहीं था, ये नॉट सिक्योर था। जब चूंकि फ्रेमले L2 पे काम करता था और जो GRE है ये L3 VPN है। जब GRE का कॉन्सेप्ट आया तो ये बीच में इंटरनेट क्लाउड आ गया। ISP का जो रूटर है वो ये P राउटर हो गया। ये डिफरेंट वेंडर्स भी हो सकता है, सेम वेंडर भी हो सकता है। एक आपका जो ब्रांच है वो यहाँ पर आ गई, कनेक्टिविटी हो गई, यानी ये C राउटर हो गया आपके पास। यहाँ पर इसके पास प्राइवेट NID है। दूसरी ब्रांच या हेडक्वार्टर आपके पास ये हो गया, यहाँ पर प्राइवेट NID है। तो ISP ने जो कनेक्टिविटी आपको देनी है वो कनेक्टिविटी केवल यहाँ से यहाँ देनी है, क्योंकि फ्रेमले में यहाँ पर ये कंडीशन नहीं थी कि भाई आप पब्लिक IP एड्रेस यहाँ पे डालें। यहाँ पे क्लाइंट अपने फ्री ऑफ कॉस्ट वाले IP एड्रेस यूज कर रहे हैं फ्रेमले के अंदर। बट लेयर 3 VPN में GRE के अंदर कंडीशंस लगा दी गई कि ये जो IP एड्रेस होने चाहिए, चाहे ये ब्रांच कहें या हेडक्वार्टर कहें, ये जो IP एड्रेस होने चाहिए वो पब्लिक स्टैटिक IP एड्रेस होना चाहिए। इसकी कनेक्टिविटी ISP की रेस्पॉन्सिबिलिटी थी। चाहे ये जो वेंडर था हमारे पास, मान लेते हैं कि ये एयरटेल था और ये जो वेंडर है फॉर एग्जांपल BT है, और ये कनेक्टिविटी समहाउ कैसे भी होगी एयरटेल और BT की, ये हमारे इंडिया में है, ये वर्ल्ड के दूसरे कोने में है, बट ये पब्लिक IP एड्रेस आपस में कनेक्टेड होंगे। और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि यहाँ से और यहाँ से वी विल क्रिएट वन टनल, एक टनल बनाएंगे और उस टनल का जो नाम होगा ये GRE होगा। आज की डेट में हम CCNA में ही पढ़ाते हैं इस टॉपिक को। कैसे बनेगी GRE ये इसका टॉपिक नहीं है स्टीवन का, जस्ट टर्मिनोलॉजी के बारे में समझाया जा रहा है। यहाँ पर प्राइवेट आपके पास NID है, यहाँ पर आपके पास प्राइवेट NID है। जो टनल बनेगी टनल का IP एड्रेस भी यहाँ पर आपके पास प्राइवेट रखा जाएगा, और हमारी जो नेटवर्क IDs हैं ये वाली इस टनल के थ्रू इसके पास पहुँच जाएंगी और ये NID हमारे पास यहाँ पहुँचेगी। तो इन केस ऑफ द GRE भी जो मॉडल है वो ओवरले मॉडल है। ISP रेस्पॉन्सिबल है कनेक्टिविटी के, और ISP इन्वॉल्व नहीं हो रहा कस्टमर की प्राइवेट NID की तरफ। बट ये दिख तो ऐसे रहा है, बट जा तो ऐसे ही रहा होगा ना, जा तो ISP के इन्वायरमेंट से रहा है, ये भी अनसिक्योर है, इसको भी स्निफ किया जा सकता है। तो GRE इज अनसिक्योर, ये सिक्योर नहीं है। इसके बाद हम ये देखते हैं कि हम लोगों ने GRE के अंदर ड्रॉबैक थी कि यहाँ पर भी पब्लिक हो, यहाँ पर ही पब्लिक हो। तो एक कॉन्सेप्ट आया DMVPN का। DMVPN में मैंने 31-32 घंटे के 32 आवर्स के वीडियोस बना रखे हैं अलग से। तो कॉन्सेप्ट आया DMVPN का, यानी डायनेमिक मल्टी पॉइंट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का। तो वहाँ पर उसने कॉन्सेप्ट ये दिया कि भाई यहाँ पर एक हेडक्वार्टर होना चाहिए और इसकी कनेक्टिविटी आपके पास ट्रांसपोर्ट से होनी चाहिए, और यहाँ से ब्रांचेस होनी चाहिए, ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, मल्टीपल ब्रांचेस कनेक्टेड होंगी। इनके पीछे जो होंगे वो प्राइवेट NIDs होंगी, यानी ये ऑल आर प्राइवेट NIDs हैं, सारी की सारी ये प्राइवेट NIDs होंगी। अच्छा, यहाँ पर हेडक्वार्टर पर इधर अपनी प्राइवेट NID होगी जहाँ पे सर्वर रखे हो या और कुछ भी हो। ये जो IP एड्रेस होगा हेडक्वार्टर का ये पब्लिक होगा और स्टैटिक होगा। DMVPN का कहना ये पब्लिक होगा और स्टैटिक होगा। लेकिन ये जो IP एड्रेसेस हैं कॉस्ट कटिंग के लिए ये जो रहेगा ये डायनेमिक पब्लिक रहेगा, ये डायनेमिक पब्लिक रहेगा। यानी इसका मतलब ये हो गया जब भी डिवाइस ऑन ऑफ होगी उसको एक नया IP एड्रेस मिलेगा। यानी यहाँ पे जो डिवाइसेस होंगी वो एज ए DHCP सर्वर की तरह एक्ट करेंगी
और ये जितने भी होंगे ये आपके पास DHCP क्लाइंट की तरह, इसका मतलब ये हो गया ये लोग एक्ट करेंगे। अब प्रॉब्लम ये एग्जिस्ट करती थी कि इन केस ऑफ द GRE हम टनल बनाते थे तो सोर्स का IP एड्रेस ये लेते थे, ये डेस्टिनेशन होता था, और ये सोर्स होता था, ये डेस्टिनेशन होता था, और टनल का IP एड्रेस ये होता था। बट व्हाट विल हैपन इन DMVPN, हमें यहाँ पर तो ये मालूम है कि भाई हम अगर जाना चाहते हैं तो हमारा सोर्स का IP एड्रेस ही है, बट सोर्स का IP एड्रेस डायनेमिक पब्लिक है, बदल जाएगा तो इसका मतलब ये तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो दूसरा कॉन्सेप्ट ये दिया गया कि भाई इसका पोर्ट नंबर तो होगा ना, तो जो भी वॉट एवर पोर्ट नंबर है टनल सोर्स में डू नॉट इंक्लूड द IP एड्रेस। आप बोल दें टनल सोर्स ये है, टनल डेस्टिनेशन आपके पास ये हो गया, टनल सोर्स ये हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया, टनल सोर्स ये हो गया, डेस्टिनेशन ये हो गया। तो यहां से तो आपने टनल बना दी। अब ये जो हेडक्वार्टर है, हेड अगर हम GRE का ही कॉन्सेप्ट लेते और हमारे पास यहाँ पर 3 की जगह पर 3 ब्रांचेस की जगह पर आपके पास मान लीजिए कि यहाँ पे अगर 100 ब्रांचेस होती तो व्हाट विल हैपन, तो 100 टाइम्स आपने हेडक्वार्टर पर सोर्स IP डेस्टिनेशन IP सोर्स IP डेस्टिनेशन IP 100 टाइम्स आपने क्या करना पड़ता, कॉन्फ़िगरेशन करनी पड़ती, लोड कॉन्फ़िगरेशन का एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर पड़ता, CPU का यूटिलाइजेशन हेडक्वार्टर पे बढ़ता। इन सब को कम करने के लिए कॉन्सेप्ट आया DMVPN। उसने ये कहा कि भाई हमने यहाँ पे 2 नए प्रोटोकॉल्स बनाए हैं, एक का नाम है NHRP और दूसरा MGRE। यहाँ सब पर MGRE को इनेबल्ड कर दिया जाएगा, ये MGRE आ जाएगा इंटरफेस के ऊपर, आपके पास MGRE आएगा। MGRE का होता है मल्टी पॉइंट GRE, यानी मैनी पॉइंट टू पॉइंट टनल्स यहाँ पे बन जाएंगी। और NHRP होता है नेक्स्ट ऑफ रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जिसका काम ये होता है कि जब कभी भी कोई भी नई डिवाइस, इसको समझाना इसलिए जरूरी है DMVPN को कि ये सेम कॉन्सेप्ट आपके पास वहां पर SD1 में अभी यूज होने वाला है किसी दूसरे नाम से। जब कभी भी यहाँ पे कोई ब्रांच ऑन होकर आएगी तो वो ब्रांच क्या करेगी, अपने आप को हेडक्वार्टर पर रजिस्टर करेगी NHRP के थ्रू, NHRP रिक्वेस्ट माय करंट पब्लिक डायनेमिक IP एड्रेस इज दिस वन, माय टनल IP एड्रेस इज दिस वन। ये वो क्या करेगी, अपने आप को रजिस्टर्ड करेगी। और ये टनल टेम्परेरी 2 आवर्स के लिए बनती है। और भी एडवांस फीचर होता है कि इसमें ये मेंशन कर देती है कि मेरा लिंक डाउन अगर हुआ और IP एड्रेस अगर चेंज हुआ तो आई विल सेंड दी रिक्वेस्ट अगेन। तो आप जो है पहले वाली इंफॉर्मेशन को हटा देना और दूसरी वाली इंफॉर्मेशन को ऐड कर लेना, क्योंकि वो इससे रिकॉग्नाइज करेगा टनल के IP एड्रेस से कि ये वही डिवाइस है। तो ये यहाँ से डायनेमिकली आपके पास रजिस्टर करती हैं अपने आप को और टनल बनाती हैं। SD1 में क्या होगा कि हर एक नई आने वाली डिवाइस अपने आप को रजिस्टर्ड जो करेगी, वहाँ पर ये जो अभी हमने डिस्कशन किया ये जो कहलाता है यहाँ पे, ये नेक्स्ट NHRP आपके पास सर्वर कहलाता है या NHS कहलाता है, और ये NHC कहलाती हैं। तो जैसे यहाँ पर NHC अपने आप को रजिस्टर्ड करती है NHS के ऊपर, वहां पर हर एक आने वाली डिवाइस V एज हो या C एज हो अपने आप को रजिस्टर्ड करती है। इसकी जगह पर एक लगा होता है जिसको हम बोलते हैं V बॉन्ड लगा होता है, जिसके पास ऑथेंटिकेटर प्लेन होता है या ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन होता है जो आने वाली डिवाइस को ऑथेंटिकेट करता है। तो वो ये यहाँ पर रजिस्टर्ड करता है, वहां पर ये रजिस्ट्रेशन होगा। तो यहाँ से फिर ये उसकी एक्नॉलेजमेंट देता है कि भाई मैंने आपको रजिस्टर्ड कर दिया या 10 टनल्स बना लिए। तो DMVPN जो है आपके पास कॉस्ट कटिंग कर देता है विद रेस्पेक्ट टू दी आपके पास पब्लिक IP एड्रेस, लोड कम कर देता है एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, चूंकि हेडक्वार्टर पे केवल 4 लाइन के कमांड ही पड़ेंगे, चाहे यहाँ पे 4000 ब्रांचेस क्यों ना हो जाए, जबकि हर एक ब्रांच के ऊपर तो इंडिविजुअली कमांड पढ़नी है। तो चाहे फ्रेम रे रहा हो या GRE रहा हो या DMVPN, ये भी आपके पास अनसिक्योर है। जितने भी आप पढ़ते आए हैं सारे अनसिक्योर है। उसके बाद लास्ट डिस्कशन MPLS का करने के बाद SD1 पे मूव करेंगे। फिर एक कॉन्सेप्ट आया आपके पास MPLS VPN का, फिर एक कॉन्सेप्ट आया MPLS VPN का।
MPLS VPN के अंदर यहाँ पर जो PE है, जनरली हम PE बोल देते हैं, बस वो एज LSR कहलाता है, एज LSR कहलाता है। और यहाँ पे जितने भी इंटरनल राउटर होते हैं वो LSR के नाम से जाने जाते हैं। यहाँ पर जो भी C डिवाइसेस होंगी वो यहाँ से कनेक्टेड होंगी। यहाँ भी प्राइवेट NIDs होंगी, यानी चाहे हमने फ्रेमले पढ़ा, चाहे हमने GRE पढ़ी, चाहे DMVPN पढ़ा, चाहे हम MPLS पढ़ रहे हैं, सबका एक ही मकसद है, एक ही पर्पस है कि प्राइवेट NIDs को एक साइट से दूसरी साइट पर रूट करना। तो यहाँ पर जो मल्टीपल कस्टमर्स हो सकते हैं जो एक एज LSR से कनेक्टेड हो सकते हैं, तो उस केस में हम क्या करते हैं कि वहाँ पर उनकी प्राइवेट NIDs को सेपरेट करने के लिए, क्योंकि प्राइवेट NIDs 10.00 से बिलोंग कर सकती हैं, 172 16.00 से, 192 160.00 से वो सेम हो सकती हैं। तो उसको सेपरेट करने के लिए यहाँ पे कॉन्सेप्ट दिया जाता है किसके ऊपर, VRF के ऊपर। तो तीन जो टर्म पढ़े हमने, फ्रेमले, GRE और DMVPN, उन सारे केसेस के अंदर जो कॉन्सेप्ट था वो ओवरले का कॉन्सेप्ट था। उसमें हम अपनी नेटवर्क ISP को हैंडओवर नहीं करते थे। बट इन केस ऑफ द MPLS हमारी नेटवर्क जो हैंडओवर की जाएगी वो ISP को की जाएगी। ये जो नेटवर्क है, इस नेटवर्क को हम राउटिंग के थ्रू यहाँ फॉरवर्ड कर देते हैं। फिर यहाँ पर जो HLSR हैं उनके अंदर यहाँ पर BGP चल रहा होता है, और इनके बीच में जो यहाँ पर टनल बनती है वो VPN V4 टनल बनती है, VPN V4 टनल बनती है। और यहाँ पर V4 टनल जब बनती है तो हम अपनी इस नेटवर्क को BGP में रिडिस्ट्रीब्यूट करने से पहले इसके ऊपर RD डिफाइन करते हैं, राउट टारगेट एक्सपोर्ट और राउट टारगेट इंपोर्ट डिफाइन करते हैं। ये नेटवर्क्स के ऊपर BGP के लेबल्स लग जाते हैं। ये नेटवर्क इस टनल के थ्रू होते हुए यहाँ पहुँचती है, यहाँ फिर हम उसको इम्पोर्ट करते हैं। जहाँ इंपोर्ट करते हैं वहाँ पर भी RD होनी चाहिए, वहाँ पर भी राउट टारगेट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होना चाहिए। ये नेटवर्क्स यहाँ पर आ जाती है। अब इसकी जो कंट्रोलिंग है कि हमारी ये वाली नेटवर्क्स इसके पास जानी चाहिए या यहाँ जानी चाहिए, दैट्स डिपेंड अपॉन दी RT एक्सपोर्ट के ऊपर और RT इंपोर्ट के ऊपर डिपेंड करती है। हमने एक्सपोर्ट कर दिया, जहाँ पे इसको इंपोर्ट करेंगे वहाँ पर चली जाएगी। तो ये MPLS के केस में अपनी नेटवर्क के ऊपर क्लाइंट का कुछ भी कंट्रोल नहीं रहता, वो जस्ट सेंड करता है किसको, ISP को। और ISP के थ्रू ट्रैफिक जगह से दूसरी जगह जा रहा होता है, कहीं प्राइवेट NID नहीं आ जा रही होती तो हम ISP को कॉल करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जितनी भी टेक्नोलॉजी थी, MPLS भी जो रहा ये भी आपके पास क्या रहा, अनसिक्योर रहा। अब इन सारी चीजों को सिक्योर करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है जी भाई, ट्रैफिक को सिक्योर करने के लिए क्या करते हो इंडस्ट्री में, IPsec। अब समझाने का मकसद ये था कि जो IPsec आप लगाते हैं, ये लगाना और ट्रबल शूटिंग इसकी बड़ी आसान है, टफ है? हाँ जी, टफ है थोड़ी। टफ है। अब अगर ये मान लें एक ब्रांच ना हो के 1000 ब्रांचेस हो जाए, तो फिर 1000 ब्रांच के लिए तो बनाओगे ना, IPsec क्यों नहीं बनाओगे? बनाना पड़ेगा। हेलो, हाँ जी, एक 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 मिनट। तो हम सबके लिए जब IPsec बनाएंगे तो लोड बढ़ेगा एडमिनिस्ट्रेटर के ऊपर, परफॉर्मेंस के अंदर डिग्रेडेशन हो जाएगा क्योंकि ट्रबल शूटिंग में टाइम लगेगा। अब ये जो IPsec आप लगाते, SD-WAN ने कितना अच्छा फीचर दिया। SD-WAN ने कहा कि IPsec बाई डिफॉल्ट इनेबल्ड है। तो बड़ा आसान काम हो गया क्या, नहीं हो गया जी भाई? SD-WAN के अंदर आपको IPsec का एक डॉट भी नहीं लगाना भाई। तो आप फेज 1 बनाते, फेज 2 बनाते, ऑथेंटिकेशन देते, इंक्रिप्शन देते, हैशिंग देते, हाँ जी, फिर ट्रांसफॉर्म सेट बनाते, क्रिप्टो मैप बनाते या टनल प्रोफाइल बनाते, सारी समस्या का ही समाधान हो गया। तो SD-WAN में बाय डिफॉल्ट ट्रैफिक आपके पास जो डेटा ट्रैफिक है वो क्या है, सिक्योर है। तो एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट तो आपके पास ये आपके पास मिल गया। अब हम चलते हैं 3 प्लेन की तरफ जो हम राउटिंग में पढ़ते हैं, कौन सा प्लेन क्या होता है और यहाँ पे कैसे काम होगा।
उसको समझते हैं इस डायग्राम से। एक R1 राउटर है, एक R2 राउटर है, एक R3 राउटर है। ये आपस में यूं कनेक्टेड हैं। इनके IP एड्रेस .1.2, 13.1.1.3 एंड 23.113.2। लेट्स से यहाँ पे 10 का नेटवर्क है, यहाँ पे आपके पास 10.2.2.0 चल रहा है, और यहाँ पे 10.3.3.0 चल रहा है। एडमिन होने के नाते अगर हम R1, R2 और R3 को कॉन्फ़िग करना चाहते हैं IP के रेस्पेक्ट में, ये स्विच है फॉर एग्जांपल, वीलान के रेस्पेक्ट में, या राउटिंग प्रोटोकॉल के रेस्पेक्ट में, तो अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं R1 को, R2 को और R3 को, तो कॉन्फ़िगरेशन जो हम करेंगे वो कौन से प्लेन में हम कर रहे हैं। एक MGMT प्लेन है, एक कंट्रोल प्लेन है, एक डेटा प्लेन है। कौन से प्लेन पे हम काम कर रहे हैं? कंट्रोल प्लेन। हाँ जी, कंट्रोल प्लेन। और कोई बताएगा भाई? मैनेजमेंट प्लान। मैनेजमेंट प्लेन। तो जो भी हम कॉन्फ़िगरेशन कर रहे हैं डिवाइस के ऊपर, चाहे वो IP से रिलेटेड हो, राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड हो, किसी पॉलिसी से रिलेटेड हो, वो सारा का सारा जो है कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। यानी इस डायग्राम पे IP एड्रेस डालने के बाद अगर आपने OSPF लगा दिया फॉर एग्जांपल, तो ये जो आपने पार्ट अचीव किया है दैट इज द पार्ट ऑफ द मैनेजमेंट प्लेन। ये मैनेजमेंट प्लेन का पार्ट है। तो ये जो है मैनेजमेंट प्लेन का पार्ट है। अब ये मैनेजमेंट का प्लेन का पार्ट, अगर मेरे पास 3 डिवाइसेस हैं तो तीनों में मुझे अलग अलग कंसोल लगाना पड़ेगा क्या कॉन्फ़िगर करने के लिए? जी भाई, CCNA की बात कर रहे हैं या NP की बात कर रहे हैं, 3 अलग अलग हार्डवेयर हैं, तीनों को कॉन्फ़िगर करने के लिए अलग कंसोल की जरूरत है? ये एक ही कंसोल से हो जाएंगे तीनों? अलग अलग डिवाइस हैं तो अलग अलग कंसोल अलग अलग होंगी। डिवाइस हैं। अगर ये 30 डिवाइस हो जाएं तो इसका मतलब, कंसोल उतनी चाहिए। अच्छा 30 डिवाइस जाहिर सी बात है एक टेबल पे तो नहीं रखी होंगी, हम्म। ठीक है ना, और रखी भी होंगी तो बड़ा हौच पौच हो जाएगा। हाँ जी, ये तो पॉसिबल ही नहीं, अलग अलग डिपार्टमेंट में रखी। यानी आपको ट्रैवलिंग डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी, क्योंकि बेसिक कॉन्फ़िगरेशन तो सिस्को के राउटर में कुछ भी नहीं ना। बिल्कुल। तो ट्रैवलिंग अलग आपने करनी पड़ रही है, टाइमिंग आपके पास अलग लग रहा है। और अगर ऐसा मान लें कि भाई किसी ने इसके ऊपर IP एड्रेस जो है कॉन्फ़िगर कर दिया है इनिशियल, ये दिल्ली में ऑफिस रखा हुआ है, ये आपके पास बेंगलोर में है, और आपके पास लेट से ये यूपी के अंदर रखा हुआ है। 3 अलग अलग लोकेशंस हो गई। तो अगर मुझे किसी ने इनके यहाँ पर कुछ पॉलिसी लगवानी है, यहाँ पर ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करवाना है, यहाँ पर ये IP एड्रेस की कॉन्फ़िगरेशन होनी है, यहाँ पर ये होनी है, तो एटलीस्ट मैं अगर यहाँ पे एग्जिस्ट करता हूँ, दिल्ली के अंदर एग्जिस्ट करता हूँ, तो मुझे आप इतना तो करके देंगे या नहीं देंगे कि मेरी कनेक्टिविटी यहाँ से रीचेबल हो? ये प्रोवाइड करके देंगे कि नहीं देंगे आप मेरे को? भाई मैं बैंगलोर टिकट कटा के जाऊं और मैं इस IP एड्रेस को कॉन्फ़िगर करने के लिए, तो भाई ये तो फीसिबल नहीं है किसी कंपनी के लिए इतना पैसा बर्बाद करें। या मैं यूपी आऊं दिल्ली से करने के लिए, मुझे ये IP एड्रेस कॉन्फ़िगर करना है, तो एटलीस्ट मेरे पास जो है जिस रिमोट डिवाइस का लॉगिन लेना है, उस रिमोट डिवाइस की एक तो मेरे पास कनेक्टिविटी होनी चाहिए। दूसरा ये कि मेरे पास उसके यूजर नेम और पासवर्ड होने चाहिए, बिना उसके तो मैं जा नहीं सकता। यानी उस रिमोट डिवाइस के ऊपर की रीचेबिलिटी हो, मेरे पास यूजर नेम पासवर्ड हो, ये कौन देगा मेरे को? जिसको मैं कॉन्फ़िगर करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब ये हो गया कि मैं अगर रिमोटली यहाँ से इसको टेलनेट करता हूँ जो कि सिक्योर नहीं है, या मैं SSH करता हूँ जो कि सिक्योर है,
तो मैं दिल्ली से बैठ के, अभी ओएसपीएफ नहीं लगाया गया, ओएसपीएफ तो लगाएंगे बाद में ना, अभी तो हम सिर्फ इसके ऊपर ये आईपी एड्रेस हमने एक डालने के लिए बात की जा रही है। तो अगर यहाँ से बैठ के मैं इसको अगर एसएसएच करता हूँ, दिल्ली से बैठ के बैंगलोर को या यूपी को के राउटर को टेलनेट एसएच करता हूँ, तो ये जो मैं टेलनेट ये एसएच कर रहा हूँ टू कॉन्फ़िगर दिस आईपी एड्रेस और कॉन्फ़िगर द ओएसपीएफ, तो ये मैनेजमेंट प्लेन है, कंट्रोल प्लेन है या डेटा प्लेन है? ये कंट्रोल प्लेन है। ये भी मैनेजमेंट प्लेन है। डिवाइस को डायरेक्टली कंसोल से कॉन्फ़िगर किया जा रहा हो या रिमोट लॉगिन से किया जा रहा हो, यानी इफ द ट्रैफिक इज गोइंग इनसाइड द बॉक्स, केवल बॉक्स के लिए है ना कॉन्फ़िगरेशन, ये कॉन्फ़िगरेशन केवल बॉक्स के लिए की जा रही है ना, इनसाइड द बॉक्स ही ट्रैफिक जा रहा है ना, टू द बॉक्स ही जा रहा है ना। तो चाहे हम उसको लोकली कंसोल से करें या हम रिमोटली टेलनेट के थ्रू करें, एसएसएच के थ्रू, अगर इफ यू आर कॉन्फ़िगरिंग एनी डिवाइस लोकली और रिमोटली, तो वो मैनेजमेंट प्लेन का ही पार्ट हो रहा है। तो ये मैनेजमेंट प्लेन का पार्ट SD-WAN में कौन करेगा? ये SD-WAN में करेगा वी मैनेजर। ये वी मैनेजर वो कंट्रोलर है जो मैनेजमेंट प्लेन को हैंडल करेगा। अब जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि अगर मुझे R1 से R2 को कॉन्फ़िगर करना है तो मेरे पास इस आईपी एड्रेस की रीचेबिलिटी हो। ऐसे ही यहाँ पर इस डायग्राम में अगर हम जाते हैं और यहाँ अगर हम देखते हैं SD-WAN के अंदर टोपोलॉजी में, तो यहाँ पर अगर इस डिवाइस के ऊपर ये आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर करना हो, इस डिवाइस के ऊपर मुझे वीपीएन कॉन्फ़िगर करने हो, इस डिवाइस के ऊपर मुझे पॉलिसीज लगानी हो, इस डिवाइस के ऊपर वीआरआरपी लगाना हो, तो ये काम सारा का सारा कौन करेगा? वी मैनेजर। ये मैनेजमेंट प्लेन को कंट्रोल करेगा। हमने जस्ट यहां से यहां तक की रीचेबिलिटी इसको प्रोवाइड करनी है यूजर नेम और पासवर्ड के साथ में। तो सारी कॉन्फ़िगरेशन हम क्या करेंगे? यहां पे करेंगे, और कॉन्फ़िगरेशन जब हो जाएगी तो उसको एट ए टाइम पुश करेंगे, सिंगल अटेम्प्ट के अंदर पुश हम कर देंगे सारी कॉन्फ़िगरेशन की जो भी होगा। जैसे कि हम यहाँ पर हम जो भी कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे बैठ के कर रहे हैं अपने लैपटॉप से, अगर हम इनेबल लिखने के बाद इंटरफेस पे जाके एंटर मारते हैं तो एंटर करते ही क्या हो गया? पुश हो गया। पर ये आईपी एड्रेस लिखा और मास्क लिखा और उसका को एंटर किया, आईपी एड्रेस मास्क को एंटर करते ही पुश हो गया। तो यहाँ पर जैसे हम कर रहे हैं वैसे ही हम यहाँ पर मैनेजमेंट प्लेन के थ्रू एक ही जगह से वहाँ पे ग्राफिकल मोड के अंदर सारी डिवाइस के कंसोल्स अवेलेबल होंगे। वहाँ पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे हमारी कनेक्टिविटी यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी, जितनी भी डिवाइसेस है वहाँ पे हम जा सकते हैं। तो मैनेजमेंट प्लेन जो है किसके अंडर में आएगा? वो आएगा वी मैनेज के थ्रू। ये हमारे डिवाइसेस के ऊपर आईपी एड्रेस, राउटिंग, पॉलिसीज, वीलान, सारा काम यही करेगा। अब हम चलते हैं कंट्रोल प्लेन को समझने के लिए क्या होगा। यही डायग्राम लेते हैं और दोबारा से बनाते हैं। R1, R2, R3, ये तीनों डिवाइसेस यहाँ पर आ गई। लेट से कॉन्फ़िगर्ड हो चुकी है सारी की सारी चीज़ें। यहाँ पे हर एक के पास अपनी अपनी NID मौजूद है। OSPF लेट से इस पे लगा दिया गया है, पूरे डायग्राम के ऊपर OSPF लगा दिया गया है। अब आप मुझे बताएं, जब OSPF जब कॉन्फ़िगरेशन कर दी गई, OSPF लगा दिया गया, तो मेरा मैनेजमेंट का पार्ट खत्म हो गया। यहाँ पर मल्टीपल मशीनें लगी होंगी, मान लेते हैं यहाँ पे A मशीन लगी है, यहाँ पे आपके पास B मशीन लगी है, यहाँ पे C मशीन लगी है। जब OSPF लगा देंगे तो ये दोनों राउटर या कोई भी राउटर एक दूसरे को क्या भेजते हैं? OSPF लगाने के बाद क्या भेजते हैं एक दूसरे को? हेलो भेजते हैं।
और उसके बाद क्या हो जाता है, जब ये नेबर बन जाते हैं हेलो टाइम और डेट टाइम और एरिया आईडी के बाद, तो ये क्या करते हैं, अपनी टोपोलॉजी टेबल, ये अपनी टोपोलॉजी टेबल एक दूसरे को शेयर कर देते हैं। टोपोलॉजी और यू कैन से डेटाबेस, राउटिंग टेबल EIGRP में शेयर होती है, तो टोपोलॉजी और डेटाबेस टेबल क्या हो जाएगा, शेयर हो जाएगा। तो हर एक राउटर के पास राउटिंग टेबल में रूट्स आ जाएंगे। R1 की बात करें तो R1 में OSPF से एक रूट मेरे डालने के बाद आएगा या ऑटोमेटिकली आ जाएगा? ये डायनेमिक प्रोटोकॉल्स लगाने के बाद मुझे रूट डालने की जरूरत पड़ेगी? नहीं, अपना खुद पड़े। आएंगे, खुद आ जाएंगे। तो एक रूट ये आएगा जिसका नेक्स्ट हॉप आपके पास 12.112 के थ्रू भी हो सकता है, और एक दूसरा रूट, यहां से हम सिर्फ 2 रूट की बात कर रहे हैं, R1 पे फोकस कर रहे हैं, ये वाले के। और दूसरा रूट लेट से इसके पास 10.3.3.0 ये आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि भाई टोपोलॉजी में अगर हम देखें तो एक रास्ता हमारे पास इस नेटवर्क पे जाने के लिए ऐसे भी मिल जाता है और एक ऐसे भी मिल जाता है, और ऐसे यहाँ जाने के लिए एक ऐसे ही मिल जाता है और ऐसे ही मिल जाता है। तो ये जो हमारे पास टोपोलॉजी टेबल जो इन दोस्त ने भेजी है, इसने इसको भेजी होगी, इसने इसको भेजी होगी, इस वाले राउटर ने इसको भी भेजी होगी, इस वाले राउटर ने इसको भी भेजी होगी, एंड सिमिलरली इसने इसको भेजी होगी, इसने इसको भेजी, ऐसी भेजी होगी ना जी भाई? ये कोई और तरीका होगा? हर एक ने एक दूसरे को शेयर किया होगा ना। और फिर OSPF का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो ये वायर नहीं होता, यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता अगर वायर, तो क्या ये वाली जो नेटवर्क है इसके पास अगर आती, तो क्या ये इसके पास मौजूद होती, R3 के पास क्या नहीं होती? होती। होती। तो इसका मतलब R2 इसको भेज रहा होता, ऐसे भी तो आती ना। तो इसका मतलब हर एक राउटर एक दूसरे को भेज रहा है, बट हम बेस्ट अपने पास रखेंगे। तो यहां पर समझाना ये है कि इन केस ऑफ द ट्रेडिशनल राउटिंग में, जो ट्रेडिशनल आपके पास राउटिंग है, ट्रेडिशनल राउटिंग में जो एक्सचेंज ऑफ टोपोलॉजी है, एक्सचेंज ऑफ आपके पास जो टोपोलॉजी है वो डायरेक्टली है। हर एक बंदा खुद एडमिन है, हर एक राउटर खुद एडमिन है एक दूसरे को भेजने के लिए। यानी अपनी कंट्रोल, ये जो जितनी चीजें हमारे पास राउटिंग अपडेट्स आ रहे हैं, बेसिकली ये क्या है, कंट्रोल प्लेन है। जो राउटिंग अपडेट्स हमारे पास आ रहे हैं वो क्या है, कंट्रोल प्लेन है। जब हम MPLS पढ़ते हैं, तो अगर आपको याद हो तो MPLS में 2 टर्म पढ़ते हैं, MPLS ARCH, आर्किटेक्ट। इसमें 2 प्लेन पढ़ाए जाते हैं, एक का नाम होता है कंट्रोल प्लेन, एक का नाम होता है डेटा प्लेन। तो मिस्टर लूक की बुक जो कि फंडामेंटल ऑफ MPLS है, वो ये कहती है कि जब आप कमांड चलाते हैं अपने राउटर में शो IP राउट, तो आपकी राउटिंग टेबल में रिप से भी रूट हो सकते हैं, OSPF से भी हो सकते हैं, EIGRP से भी हो सकते हैं, BGP से भी हो सकते हैं, और IS-IS से भी हो सकते हैं। शो IP राउट जो आप देखते हैं, ये बेसिकली क्या डिस्प्ले करती है, रिब या फिब? जी भाई? बेस्ट राउट। नहीं, ये रिब डिस्प्ले करती है, राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। शो IP राउट का मतलब होता है राउटिंग इंफॉर्मेशन बेस। तो रिब के अंदर जो रूट पड़ा है वो बेस्ट राउट नहीं है। रिब से कैलकुलेट किया जाता है, कैलकुलेट किया जाता है FIB फिब। ये है फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस, फॉरवर्डिंग इंफॉर्मेशन बेस। और जो फिब है, इसको देखने के लिए कमांड होता है शो IP सेफ, देन नेटवर्क ID, देन उसका मास्क। तो जो फिब है दैट इज द पार्ट ऑफ, किसका पार्ट है, डेटा प्लेन का। फिब किसका पार्ट है, डेटा प्लेन का। और रिप किसका पार्ट है,
कंट्रोल प्लेन का। तो राउटिंग टेबल जो हमारे पास आ रही है वो कंट्रोल प्लेन का पार्ट है। अब SD-WAN में क्या होगा? SD-WAN में एक अलग से कंट्रोलर लगा होगा। SD-WAN में एक कंट्रोलर होगा जिसका नाम होगा VS यानी V स्मार्ट। V स्मार्ट इज द कंट्रोलर इन द SD-WAN। जितने भी सिस्को की डिवाइस होंगी वो चाहे VH की शक्ल में हो, विप्टेला डिवाइस, या वो CH की शक्ल में हो, सिस्को की डिवाइस, इनके पास जो यहाँ पर प्राइवेट NIDs होंगी, क्योंकि यहाँ पर भी प्राइवेट NIDs होंगी, यहाँ पर ही प्राइवेट NID है, यहाँ पर ही प्राइवेट NID है। मान लेते हैं कि यहाँ पे जो प्राइवेट NID है ये है, यहाँ पर जो प्राइवेट NID है आपके पास वही है। तो ये जो अपनी प्राइवेट NID भेजेंगे एक दूसरे को, जबकि ये यहाँ पे बीच में कनेक्टेड होंगे ट्रांसपोर्ट के थ्रू। कोई सा भी आपके पास वेंडर हो सकता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये भी कनेक्टेड होगा, ट्रांसपोर्ट के थ्रू ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है। लेकिन जब वी मैनेजर मैनेजमेंट प्लेन के थ्रू सारी कॉन्फ़िगरेशन कर देगा रिलेटेड टू दी आपके पास IP एड्रेस के, पॉलिसी के, वॉटएवर जो भी राउटिंग प्रोटोकॉल्स के, तो ये अपने राउट इसको डायरेक्टली नहीं भेजती ना ये अपने राउट इसको डायरेक्टली भेजती है। ये अपने राउट डायरेक्टली नहीं भेजते, ये अपने ये वाले राउट इसको भेजते हैं V स्मार्ट को, and V smart will send this route to another VH। और इसी तरीके से ये अपने राउट इसको भेजेगा और ये इसको भेजेगा। तो कंट्रोल प्लेन यानी एक्सचेंजिंग ऑफ राउटिंग अपडेट कंट्रोल किया जाएगा V स्मार्ट के थ्रू। एक्सचेंज ऑफ जो राउटिंग अपडेट जिसको आप बोल रहे हैं कंट्रोल किए जाएंगे वाया V स्मार्ट के थ्रू। तो बाय डिफॉल्ट तो ये सारे राउट्स भेज देगा। ये ऐसे ही काम करेगा जैसे आपने CCNP में BGP पढ़ा है ना। BGP में RR क्या होता है? BGP में क्या काम करता है, क्यों इस्तेमाल करते हैं? मैश टोपोलॉजी को अवॉइड करने के लिए, ताकि ये एक IPGP पेयर से रूट लेके दूसरे IPGP पेयर को शेयर करते हैं। तो ऐसा क्यों करता है? क्यों जरूरत पड़ जाती है? अगर ये ना हो तो काम नहीं होगा क्या BGP में? वही राउटिंग वो इसका है ना कि मतलब एक IPGP पेयर दूसरे अपने शायद मैश टोपोलॉजी होनी चाहिए राउटिंग रूट शेयर करने के लिए। और कोई बताएगा भाई? और कोई बताएगा RR का इस्तेमाल क्या है BGP के अंदर? एक रूल होता है कि जब तीनों राउटर, कम से कम 3 राउटर किसी एक AS के अंदर मौजूद हों और ये IBGP बन रहा हो, तो यहाँ के जो राउट्स हैं ये इसके पास चले जाएंगे, बट ये सेम राउट यहाँ पे नहीं जाता। कौन सा रूल काम कर रहा होता है? स्प्लिट होराइजन। BGP के अंदर IBGP स्प्लिट होराइजन, उसको डिसेबल्ड करने के लिए RR का कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। तो जिस तरीके से RR BGP में काम कर रहा होता है, तो ये जो V स्मार्ट है ये एक्ट्स एज RR हो रहा होता है कि ये इंफॉर्मेशन, जैसे कि RR कुछ चेंज नहीं करता, जो इंफॉर्मेशन आएगी आपके पास उसको एग्जैक्टली रिफ्लेक्ट कर देगा। हाँ, अगर आप कंट्रोलिंग करना चाहते हो, जैसे कि मैंने सिलेबस में डिस्कशन किया, राउट फिल्टर करना चाहते हो, तो अब आपके पास यहां पर फिल्टरिंग की जाएगी V स्मार्ट के ऊपर, फिर वो जो आप चाहेंगे उसको फिल्टर करके आगे भेजेगा। तो बात समझ में आई कि मैनेजमेंट प्लेन यानी कॉन्फ़िगरेशन का पार्ट किसके पास है? हमारे इसके पास है, जो ये कंट्रोलर है यानी V मैनेजर है। V स्मार्ट की शक्ल ये रही। हम अपने नेटवर्क्स को, जो कि ये प्राइवेट नेटवर्क्स हैं, ये नेटवर्क्स कहाँ जाएंगे? V स्मार्ट पे जाएंगे, और फिर ये इसको हेडक्वार्टर को, इसको
इसको फिर ये इस तरीके से एक दूसरे के पास भेजेगा। ये रहा आपके पास कंट्रोल प्लेन। तीसरी बात आती है डेटा प्लेन की। तो जो डायग्राम हमने बनाया था इसी में पीछे समझ लेते हैं। ये जो डायग्राम बनाया था, तो ये तो हुआ आपके पास कंट्रोल प्लेन जब राउटर ने एक दूसरे को भेजा। अब अगर ए मशीन वांट्स टू टॉक टू बी, ए मशीन बी से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो ये काम ओएसपीएफ के थ्रू हो रहा है या अब किसी और के थ्रू हो रहा है? हाँ जी, अभी काम किसके थ्रू हो रहा है? ए मशीन बी से कम्युनिकेट करना चाहती है। प्रोटोकॉल या राउटिंग हाँ जी, इन्फॉर्मेशन। अब किसके थ्रू हो रहा है ये काम? अभी काम हो रहा है हमारे डायग्राम में आईपी वर्जन 4 के थ्रू, चूंकि ओएसपीएफ, ईआईजीआरपी, बीजीपी, आईएस-आईएस ये हैं राउटिंग प्रोटोकॉल, जिनका काम होता है टू क्रिएट एंड मेंटेन राउटिंग टेबल। इन्होंने राउटिंग टेबल बना दी एक्सचेंज करके, ले दे के किसको? राउटिंग अपडेट्स को। जब राउटिंग अपडेट्स आ गए, राउटिंग टेबल में रूट्स आ गए, तो कंट्रोल प्लेन हमारे पास आ गया दूसरे का। अब हम जाना चाहते हैं उसके पास, तो डेटा की जो डिलीवरी होगी, डिलीवरी ऑफ द डेटा या तो वर्जन 4 के थ्रू होती है पूरी दुनिया में या वर्जन 6 के थ्रू। तो जब ए बी की तरफ जाएगा, तो अब ये जो ट्रैफिक ए से यहाँ पे इसके पास जा रहा है, दैट इज दी डीपी, डेटा प्लेन। ये किसका डिसीजन है अपना? ये R1 का डिसीजन है या R3 का डिसीजन है? ट्रैफिक इज गोइंग फ्रॉम ए टू बी, हु विल टेक द डिसीजन, R1 और R3? R1 R1। R1 R3 दोनों ही करेंगे। R1 नहीं, R3 क्यों डिसीजन लेगा भाई? A to B, B मतलब ट्रैफिक R2 पे जाना। ए से बी के पास जा रहा है, डिसीजन कौन लेगा? ट्रैफिक को फॉरवर्डिंग के लिए R1 करेगा। R1 ही लेगा ना। तो R1 जब R3 के पास भेजेगा, तो उसके पास जो बेस्ट राउट होगा 5 के अंदर, उसके थ्रू भेजेगा। तो यहाँ पर डेटा प्लेन इंडिविजुअली जिस तरीके से काम कर रहा है, ऐसी एसडी वैन के अंदर जो हम जाएंगे, तो एसडी वैन में अगर यहाँ पे कोई मशीन ए लगी होगी और कोई मशीन यहाँ पे बी लगी होगी, अगर ए बी से कम्युनिकेट करना चाहेगी, तो इसका ट्रैफिक अब ना तो मैनेजमेंट प्लेन पे जाएगा, यानी वी मैनेजर पे भी नहीं जाएगा, ना इसका ट्रैफिक वी स्मार्ट पे जाएगा। यहाँ पे अगर मान लें वी मैनेजर लगा हुआ है, यहाँ से इसका ट्रैफिक ना वी मैनेजर के पास जाना है ना वी स्मार्ट के पास जाना है। इसका ट्रैफिक डायरेक्टली जो जाएगा, ये एक दूसरे के पास ट्रांसपोर्ट के थ्रू निकल जाएगा। डेटा प्लेन ये खुद हैंडल करते हैं। डेटा प्लेन इसके पास इंडिविजुअल मौजूद है, तो हर एक जो वीएच और सीएच डिवाइस है, डेटा प्लेन उसके पास इंडिविजुअली मौजूद रहेगा। उसका मैनेजमेंट प्लेन ले लिया जाता है किसके थ्रू? वी मैनेजर के थ्रू। उसका कंट्रोल प्लेन कैप्चर कर लिया जाता है वी स्मार्ट के थ्रू। अब यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लेन और है एसडी वैन में, जिस प्लेन का नाम है आपके पास ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन, यानी वी बॉन्ड। ट्रिपल ए का नाम सुना है किसी ने? जी भाई, सुना है। क्या Device करता है ट्रिपल ए? authentication। क्या करता है? ऑथेंटिकेशन होती है, ऑथराइजेशन होती है, अकाउंटिंग होती है जी। हाँ जी। यानी हर आने वाली जो यूजर है उसको हम क्या करते हैं? ऑथेंटिकेट करते हैं, डायरेक्टली परमिशन नहीं देते, इससे साइन अप करके फिर वो रिवर्ट कर भेजा जाता है, उसको वापस आता है। ऐसी बैंक में आप कहीं जाते हो, बैंक वाला बोलता है भाई साहब चेक के पैसे बाद में मिलेंगे, फला जगह जमा करो, पहले उसके आएगा तो चेक मेरे पास ही, लेकिन वहां जाके जमा करो, डायरेक्टली काउंटर पे मत आओ। पहले वहां से सिग्नेचर होगा, वहां से सिग्नेचर होगा, फिर मेरे पास आना। दूंगा तो भाई डायरेक्टली नहीं दे सकता, वहां से वेरीफाई करा के लो। तो ये जितनी भी डिवाइसेस होती हैं, इनका जो फर्स्ट अटेम्प्ट होता है वो किसके ऊपर होता है? यहाँ पर होता है, वी बॉन्ड के ऊपर। ये ऑर्केस्ट्रेटर प्लेन है, या आपके पास ऑथेंटिकेटर प्लेन है। तो डिवाइस को ऑथेंटिकेट करने का काम इसका है। जब डिवाइस ऑथेंटिकेट हो जाती हैं, तो कल पढ़ेंगे दोबारा से इस चीज को, लिख लिख कर दोबारा से पढ़ेंगे कौन सी वी बॉन्ड का क्या फंक्शन है, वी स्मार्ट का क्या फंक्शन है, वी मैनेजर का क्या फंक्शन है, कौन से प्रोटोकॉल चल रहे होते हैं, कौन सी टनल्स चल बन रही होती हैं,
कितने तरह के वीपीएन होते हैं। इसका काम है दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर ये काम हो रहा है ऑथेंटिकेशन वाला, दूसरे नंबर पर ये काम हो रहा है कि ये इन सारी डिवाइसेस को क्या करता है, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं इनको कॉन्फ़िग करता है। ये दूसरे नंबर पे इसका काम आ रहा है कॉन्फ़िगरेशन करने का, कि ये डिवाइस को कॉन्फ़िगर करें। जब डिवाइसेस कॉन्फ़िगर्ड हो जाती हैं तो तीसरे नंबर पर काम आता है कि ये अपने जो प्राइवेट एनआईडीज हैं, ये प्राइवेट एनआईडीज इस वी स्मार्ट को भेजें, और वी स्मार्ट इनकी इंफॉर्मेशन को हर एक कंट्रोलर के ऊपर भेज देता है। यानी फिर ये रूट यहाँ से होते हुए पीछे बैकएंड वाली डिवाइस के पास चले जाते हैं। ये आपके पास तीसरा काम हो गया। चौथा काम ये होता है कि जब डिवाइस के पास रूट चले जाते हैं और ये डिवाइस जो है यहाँ किसी डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहती है, इस डिवाइस से कम्युनिकेट करना चाहती है, तो अभी अपना ट्रैफिक ना तो वी मैनेजर को भेजती है, ना वी बॉन्ड को भेजती है, ना वी स्मार्ट को भेजती है। ये यहाँ से ट्रैफिक आएगा और इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर, या इस ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ पर चला जाएगा। इस तरीके से ट्रैफिक यहाँ चला जाता है। कल जो है बिल्कुल स्टार्टिंग से फिर यही काम होगा दोबारा से। हर एक चीज़ का ओवरव्यू दे दिया गया है डायग्राम के अनुसार। वी मैनेजर कितने लगा सकते हैं, वी बॉन्ड कितने लगा सकते हैं, वी स्मार्ट कितने लग सकते हैं, कौन कौन सी टनल्स किसके बीच में ऑटोमेटिकली क्रिएट होंगी, चूंकि सारा सिक्योर मीडियम है। फैब्रिक्स कहाँ बन रहा होगा, SD-WAN फैब्रिक किसको कहा जाता है, अंडरले किसको कहा जाता है, ओवरले किसको कहा जाता है, कितने तरह के वीपीएन्स होते हैं, ये डिवाइसेस कहाँ पे होस्टेड हो सकती हैं, क्या ये आपके पास हार्डवेयर होते हैं या सॉफ्टवेयर होते हैं, ये डिवाइसेस कहाँ पर होस्ट हो सकते हैं। तो ये कल हम देखेंगे, और कल ही ये पढ़ने के बाद तकरीबन 1 घंटे या आपके पास 40 मिनट पढ़ने के बाद फिर हम इस डायग्राम पर आएंगे। ये डायग्राम आपके सामने है, और यहाँ से ट्राई करेंगे कि कल आपकी ट्रांसपोर्ट की कनेक्टिविटी हम कंप्लीट्स करवा दें, ताकि पूरे हफ्ते में ये सेम डायग्राम आमिर सर से कोऑर्डिनेट करके आप कॉन्फ़िगर कर लें। सिस्को के जिस तरीके से कमांड लाइन है वैसी ही मिलती जुलती कमांड लाइन है। तो कल जो हम करेंगे, हम क्या करेंगे कि जो वैन एज की जो कनेक्टिविटी है, यानी जहाँ पे हम ये डॉट्स लगा रहे हैं, ये वाले जो पार्ट्स हैं, ये हम क्या करेंगे, इनकी कनेक्टिविटी इस वाले एटलीस्ट एक ट्रांसपोर्ट के थ्रू यहाँ से कनेक्टिविटी होते हुए, यहाँ से निकलते हुए, यहाँ यहाँ यहाँ, यानी हर एक ब्रांच की कनेक्टिविटी हेडक्वार्टर से, हेडक्वार्टर की ब्रांच से, और सारे कंट्रोलर से कनेक्टिविटी हो जाए। ये हम कल करने की कोशिश करेंगे। कमिंग सैटरडे में हम इनके ऊपर जब कनेक्टिविटी हो जाएगी, तो कमिंग सैटरडे में हमारे पास जो ये सर्वर है, सीए अथॉरिटी है, यहाँ से पे हम रूट सर्टिफिकेट जनरेट करेंगे। उस रूट सर्टिफिकेट को जनरेट करने के बाद इसको जो है किसी ऑर्गेनाइजेशन से, गोडैडी से, वेरीसाइन इन वगैरह से भी, सेमेंटेक्स इनसे भी लिया जा सकता है, लोकली भी जनरेट कर सकते हैं। तो ये सर्टिफिकेट बनाना, जनरेट करने के बाद इन सारी डिवाइसेस के ऊपर हम क्या कर देंगे, इसको इंस्टॉल कर देंगे। ये सर्टिफिकेट यहाँ पर भी इंस्टॉल होंगे, यानी इस सर्टिफिकेट के थ्रू एक ट्रस्ट सारी हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिवाइस में कायम हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे कि ये जो डिवाइसेस हैं इनसे एक रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे, जिसको हम बोलेंगे CSR एक रिक्वेस्ट जनरेट की जाएगी अगले सैटरडे, और CSR के रेस्पेक्ट में ये इसको एक क्या करेगा, ID सेट प्रोवाइड कर देगा। ये वैसे ही कुछ कॉन्सेप्ट है जैसे कि आपके घर में एक नया बच्चा पैदा आया हुआ, न्यू बॉर्न बेबी, तो इसके लिए आपको किसी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ती है? जी भाई, बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट। चलो आप तो दिल्ली में रह रहे हो, जो बेचारे गांव में और अनपढ़ हैं, जो अस्पताल में पैदा नहीं हुए, जो घर में पैदा हो रहे हैं, उसके लिए वो क्या करते हैं, अनपढ़ लोग जाके कचहरी में जाते हैं, कहते हैं भाई हमारा तो नाम ये है, हम इसके बाप हैं बच्चे के, ये इसकी माँ है, और ये बच्चा है हमारा, और ये घर में ही पैदा हुआ है, ठीक है। तो अब इसका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है, तो वो क्या करता है, जो कचहरी पे या तहसील पे बैठा होता है बंदा कोर्ट में, कि वो एक पेपर के ऊपर आपके कहे अनुसार एक ब्लैंक पेपर पे बाप का नाम, माँ का नाम, बच्चे का नाम और
उस इलाके का नाम जहाँ पे वो पैदा हुआ है वो जो है उसको उस पे लिख कर वो क्या करते हैं, क्या करते हैं, तहसील वाले एक स्टैंप लगा देते हैं। स्टैंप लगाने से क्या बन गया, ये एक सर्टिफिकेट बन गया। तो ये जो हमने यहाँ से रिक्वेस्ट भेजी यानी पेरेंट्स ने, ये CSR था, ये CSR था, कस्टमर साइनिंग रिक्वेस्ट। उसके रेस्पेक्ट में एक सर्टिफिकेट आपको जो मिलेगा, तो उसमें सर्टिफिकेट में कोई इंफॉर्मेशन चेंज होगी जो पेरेंट्स ने भरवाई थी, या सेम ही रहेंगी सारी? सेम ही रहेंगी, जो सेम parents ने- रहेंगी, बस साइन करके दे दिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अथॉरिटी ने कि भाई बच्चा इनका ही है, जबकि हमें नहीं पता कि बच्चा वाकई में उनका है कि नहीं पता ना, हमारे को अंदर थोड़ी तफ्तीश की जाके। तो यहाँ पर इसी तरीके से हम क्या करेंगे कि पहले रूट सेट जनरेट करेंगे, रूट सेट को इंस्टॉल करेंगे, CSR जनरेट करवाएंगे, ID सेट। जब ये हो जाएगा तो जितनी भी डिवाइसेस आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये सारी डिवाइसेस इसके ग्राफिकल मोड में आ जाएंगी, जिसको हम कहते हैं ऑन बोर्डिंग हो गई। जब ऑन बोर्डिंग हो जाएगी तो फिर हम बाकी ये वाले इंटरफेस जो बचे हुए अंदर के इंटरफेसेस हैं वो किसके थ्रू करेंगे, GUI के थ्रू करेंगे, ग्राफिकल के थ्रू। तो क्लास को ओवर कर रहे हैं, दूसरे बैच के लोग आ चुके हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग कर दी गई है, आधे 1 घंटे में ये आपके क्लाउड पर डाल दी जाएगी। कैसे इस वीडियो को एक्सेस करना है आमिर सर से पता कर लीजिए, जिनके पास नंबर नहीं है 9910111641, ये नंबर नोट कर लीजिए जो लोग क्लास में हैं। आमिर सर से आप कांटेक्ट कर लीजिए कैसी वीडियो को एक्सेस करेंगे। कल इन सारे कंट्रोलर्स के बारे में पढ़ेंगे कि ये कौन कौन से प्रोटोकॉल्स के थ्रू कॉन्फ़िगरेशन को पुश कर रहे होते हैं, कौन कौन सी टनल्स बन रही होती हैं, कौन कौन से इनके अंदर VPNs बन रहे होते हैं। कल इंशाल्लाह ये डिस्कशन करेंगे और कितने कितने लगाए जा सकते हैं इसका डिस्कशन होगा। उसके बाद ट्रांसपोर्ट कनेक्टिविटी पे आ जाएंगे, उसके अंदर वी बॉन्ड का IP एड्रेस क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन नेम क्या होता है, सिस्टम IP क्या होता है, ये सर एक क्विक क्वेश्चन है, जी। जो SD-WAN है बेसिकली, हम्म। एक तो मतलब क्लाउड सॉल्यूशन बेस्ड भी है, क्या ये ऑन प्रेमिसेस फिजिकल अप्लायंसेस के शेप में भी है हमारे पास? जी, सारी जगह से कर सकते हैं, ऑन प्रीमिसेस भी लगा सकते हैं, क्लाउड भी ले सकते हैं, दोनों ही सॉल्यूशन मौजूद है। हमने भी सारा ऑन प्रीमिसेस ही लगा रखा है। अनवर सर, ये CCNP क्लास नहीं है क्या, अभी स्टार्ट नहीं हुआ है क्या? कौन बोल रहे हैं? विजय बोल रहा हूँ सर, विजय कुमार। आप बस शुरू कर रहे हैं, 2 मिनट में शुरू कर रहे हैं। मैं ये क्लास डिस्कनेक्ट करता हूँ सर, ठीक है सर? हाँ, बस शुरू कर रहे हैं, 5 मिनट का टाइमिंग दे, शुरू करते हैं। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। बाकी जो सवाल हों आप, मैंने नंबर आपको दिया है, आमिर सर से कांटेक्ट कर लें आप लोग और इस पे सवाल पूछ लें। मेरा दूसरा बैच शुरू है, जो भी पूछना चाहते हैं लैब से रिलेटेड, लैब कैसे होंगी, क्योंकि जब लैब तक लैब नहीं होंगी SD-WAN का कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। तो लैब किस तरह से एक्सेस होंगी, क्या तरीका होगा, आमिर सर से आप कांटेक्ट कर लेंगे, ठीक है? कल इंशाल्लाह मुलाकात करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है।